ये वीडियो रहने वाली है UFC 320 की प्रिडिक्शन वीडियो, जिधर ये कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड है। यहाँ पर दो चैंपियनशिप फाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं और इसके साथ जो अंडर कार्ड है वो काफी डिसेंट है, जहाँ पर यीरी और खलील की फाइट हमें देखने को मिल रही है। फिर अगर अर्ली प्रीलिम्स में भी देखें तो पैच मिक्स वहां पर फाइट कर रहा है। वेरएज प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर अटेबा गुटियर करके एक फाइटर है जो फ्रांसिस एंगानू का मिडिल वेट वर्जन है और उसी की तरह वो अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है। ओवरऑल जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो काफी ऐसी फाइट्स लग रही हैं जो फिनिश जाने वाली हैं। तो लेट्स होप जितना ये अच्छा कार्ड बनाए उतनी ही अच्छी फाइट्स भी जाएं। तो चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है और अब प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं जो प्रीलिम फाइट है, यानी कि बैंटवेट डिवीजन फाइट पैच मिक्स वर्सेस याकूब विक्लैच। स्टार्टिंग में तो मुझे यही बिलीव नहीं हुआ कि पैच मिक्स को अर्ली प्रीलिम कार्ड में डाल दिया है। इसे पता लगता है कि जो लास्ट फाइट पैच मिक्स ने लूज की थी उसके बाद यूएफसी उससे कितनी अपसेट है और अब पैच मिक्स फाइट करने वाला है एक डेब्यू फाइटर याकूब विक्लैच के साथ। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो पहली फाइट पैच मिक्स ने मारियो बटिस्टा के साथ की थी वहां पर वो काफी नर्वस था। यूएफसी एक बहुत बड़ी स्टेज है तो बहुत सारे डेब्यू फाइटर यहाँ पर थोड़े से फ्रीज हो जाते हैं। तो समवट हमने वही फाइट में देखा था, पर अब क्योंकि वो चीज निकल चुकी है और पास्ट फाइट्स को अगर हम देखें तो पैच मिक्स एक बहुत सॉलिड फाइटर है। तो इसीलिए फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है पैच मिक्स टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। याकूब विक्लैच की बात करें तो वो भी काफी सिमिलर फाइटर है पैच मिक्स के जैसे, जहां पर वो भी एक रैपलर है। वो भी अपने ओपोनेंट्स को ज्यादा देखता है सबमिट करने का। बट इसी के साथ जब स्टैंड अप फाइट की बात आती है तो पैच मिक्स एक बहुत ज्यादा बेटर फाइटर है कंपेयर टू याकूब, जहां पर जितनी मैंने उसकी फाइट्स देखी हैं वो थोड़ा सा स्लो फाइटर है स्टैंड अप में और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा डैमेज को लेता है। तो यहां पर मुझे लगता है जो पैच मिक्स ने मारियो बटिस्टा के साथ लास्ट राउंड में करना स्टार्ट किया था वो चीज वो यहां पर याकूब के साथ पहले राउंड में कर सकता है, जहां पर अपनी किक्स को थ्रो करके, अपने हुक्स को थ्रो करके वो याकूब विक्लैच को बैक फुट में डाल रहा है और फिर उसके बाद मे बी वो उसे ग्राउंड में लेके जाए या फिर उसे ऐसे ही प्रेशर करके स्ट्राइकिंग में पॉइंट्स विन करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाए। और अब मूविंग ऑन तो प्रीलिम कार्ड में चलते हैं, जहां पर इधर की भी दो फाइट्स मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं। तो व्हाई नॉट मैं इनकी प्रिडिक्शन दे दूं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट डिवीजन फाइट बिटवीन क्रिस गुटियरेस वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर फरीद बशरात। तो फरीद और जावेद बशरात ये दो भाई हैं जो यूएफसी के अंदर हैं, जिसमें एक भाई लगातार दो फाइट्स को लूज कर चुका है। बट फरीद बशरात की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर फाइटर लगता है, जहां पर स्टिल वो अनडिफीटेड है और अब उसकी फाइट होने वाली है क्रिस गुटियरेस के साथ। बेसिकली ये फाइट एक स्टैंड अप वर्सेस ग्रैपलर के बीच में फाइट है, जहां पर मैं जाने वाला हूं एक ग्रैपलर के साथ, यानी कि फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है फरीद बशरात टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब यहां पर जो फरीद बशरात को एज देती है फाइट में वो है उसकी ग्रैपलिंग, जहां पर वो एक प्रोमिनेंट ग्रैपलर है। वो अपने ओपोनेंट्स को बार बार ग्राउंड में लेके जाएगा, उन्हें वहीं पर टायर्ड करेगा। और पास्ट फाइट्स की बात करें तो क्रिस गुटियरेस में हम ये चीज देख चुके हैं, जहां पर वैसे तो उसकी स्ट्राइकिंग डिसेंट है, स्पेशली जब उसकी किक्स की बात करते हैं, बट जब उसका ओपोनेंट उसे ग्राउंड में लेके जाता है तो क्रिस गुटियरेस लास्ट के राउंड्स में गैस आउट होने लग पड़ता है। और यहां पर मुझे एग्जैक्टली वैसा लग रहा है, जिधर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही फरीद बशरात उसे बार बार ग्राउंड में लेके जाएगा और फिर मे बी वो 3 में से 2 राउंड्स को विन करने वाला है और फाइट को विन करेगा बाय यूनानिमस डिसीजन। अब अगर क्रिस गुटियरेस यहां पर फाइट को फीट में रखता है तो जस्ट लाइक सॉन्ग यडोंग की फाइट, जहां पर बेशक वो फाइट को लूज कर गया था, बट वहां पर भी क्रिस गुटियरेस थोड़ा सा ट्रबल दे रहा था सॉन्ग यडोंग को। और वी नो कि अभी फरीद बशरात सॉन्ग यडोंग के लेवल का नहीं है। तो अगर क्रिस गुटियरेस फाइट को फीट में रखता है तो उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है जहां पर वो फरीद बशरात को बीट कर सकता है। बट फिर भी मैं फरीद बशरात की ग्रैपलिंग पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूं और इसीलिए उसे पिक कर रहा हूं। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की फाइट जो होने वाली है एडमंड शबाजियन वर्सेस आंड्रे मुनीज के बीच में। वंस अगेन एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर के बीच में यह फाइट है, बट यहां पर मैं स्ट्राइकर के साथ जा रहा हूं, यानी कि फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है एडमंड शबाजियन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब मे बी एडमंड शबाजियन फाइट को फिनिश भी कर दे, क्योंकि आंड्रे मुनीज की इतनी अच्छी चिन नहीं है। वो प्रोमिनेंटली एक जूजित्सु फाइटर है, बट जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वो काफी स्लो फाइटर है। और रेसलिंग की भी बात करें तो वो एक प्रॉपर रेसलर नहीं है जो बार बार अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाए और फिर उन्हें सबमिट करने का देखे। वो बस एक जूजित्सु फाइटर है जो अभी अपने करियर में डिक्लाइन पे जा रहा है। वेयरएज एडमंड शबाजियन की बात करें तो बेशक उसकी फाइट्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं जाती हैं, बट फिर भी उसने काफी अच्छे कमबैक्स किए। वो अब अपनी फाइट्स को विन करने लग पड़ा है और यहां पर भी मुझे लगता है वो अपनी प्रॉपर बॉक्सिंग को पुट ऑन करने वाला है और मे बी वो 1-2 बार आंड्रे मुनीज से टेक डाउन भी हो जाए, बट ओवरऑल वो फाइट को फीट में रखेगा। और स्पेशली जो उसके पंच कॉम्बिनेशंस हैं वो आंड्रे मुनीज को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाले हैं। उसकी लेग किक्स भी काफी अच्छी रहती हैं और इसीलिए मैंने यहां पर पिक किया है एडमंड शबाजियन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। और मूविंग ऑन तो मेन कार्ड में चलते हैं और यहां
यहाँ की सारी फाइट्स बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइट्स हैं। जहां पर मेन कार्ड ओपनर की बात करें तो ये मिडिल वेट डिवीजन की फाइट है और यहाँ पर फाइट होने वाली है अबूस मैगोमेडोव वर्सेस जो पाइफर के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट और मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक काफी कॉम्प्लिकेटेड फाइट है, जहां पर सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो पाइफर अबूस मैगोमेडोव को अर्ली फिनिश कर पाएगा या फिर उसे अर्ली डैमेज कर पाएगा, क्योंकि अगर तो जो पाइफर ये कर लेता है तो फिर तो वो फाइट को विन करेगा, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया और ये फाइट 3 राउंड्स की है तो अबूस मैगोमेडोव उसके ऊपर पूरा चढ़ने वाला है। और हमने बार बार देखा है कि जो पाइफर लेटर राउंड्स में बहुत ज्यादा थक जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा गन शाय हो जाता है, वो ज्यादा ह्यूज पंचेस को लैंड नहीं कर पाता है, तो इसीलिए फिर अबूस मैगोमेडोव उसे बीट कर देगा। तो दोनों फाइटर्स के बीच में मुझे लगता है यही सबसे मेन चीज है और इसी के बेसिस पे पता लगने वाला है कौन सा फाइटर विन करेगा। जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है जो पाइफर टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई थिंक सो अब जो पाइफर थोड़ी सी अपनी फाइट गेम को समझने लग पड़ा है, जहां पर अब उसे थोड़ी सी समझ आ रही है कि उसे फुल 100% अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है और बाय चांस उसका ओपोनेंट फिनिश नहीं होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब जो पाइफर अब उसके साथ फाइट करेगा तो यस ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा प्रेशर को डालेगा और उसे नॉकआउट करने का देखेगा, बट फिर भी जैसे हमने केल्विन गैस्लम की फाइट में देखा था वो 100% नहीं चाहने वाला है फिनिश करने के लिए। अब उस मैगोमेडोव को देखें तो फाइट में उसके पास एक बहुत बड़ा वेपन है जिससे कि वो फाइट को विन कर सकता है और वो है उसकी ग्रैपलिंग एबिलिटी। आई डोंट थिंक सो कि अबूस मैगोमेडोव स्टार्टिंग के राउंड्स में जो पाइफर के साथ स्टैंड कर सकता है, उसके साथ पंच टू पंच स्ट्राइकिंग कर सकता है, और इसीलिए यहां पर अब उसकी बहुत बड़ी बात बन जाती है कि क्या वो जो पाइफर को ग्राउंड में लेके जाएगा। जो पाइफर को अगर बीट करना है तो सबके सामने ये गेम प्लान है, स्टार्टिंग के राउंड को सर्वाइव कर लो, जरा भी डैमेज को मत लो और फिर जो पाइफर को तुम बीट कर सकते हो। बट क्योंकि जो पाइफर स्टार्टिंग के राउंड्स में बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है, वो बहुत ही ज्यादा पावर को पैक भी करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है वो टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है। और फिर स्ट्राइकिंग की बात करें तो वी नो कि जो पाइफर बॉम्ब्स को थ्रो करता है, वेरस अबूस मैगोमेडोव की बात करें तो उसके पास काफी अच्छी हेड किक्स हैं, बट इसके अलावा वो थोड़ा सा स्लो फाइटर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइफर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालने वाला है और फिर वहीं से अपने ह्यूज पंचेस को लैंड करते हुए वो अबूस मैगोमेडोव को नॉकआउट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, जहां पर ये फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जिधर जॉश एमेट फाइट करने वाला है यूसुफ जलाल के साथ। मुझे लगता है कि ये फाइट एक बहुत क्लोज फाइट है, जहां पर जॉश एमेट पता नहीं कब से बस टॉप रैंक फाइटर्स के साथ या बोल लो हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करता आ रहा है, वेरस यूसुफ जलाल की बात करें तो ये फाइट उसके लिए एक ब्रेक थ्रू रह सकती है, जहां पर टॉप 10 में वो पहली बार एक लेजेंड फाइटर के साथ फाइट करने वाला है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब दोनों के बीच में जो क्लियर डिफरेंस दिखता है वो एज का दिखता है, जहां पर यूसुफ जलाल 29 इयर्स का है और गिवन दैट कि जॉश एमेट 40 इयर्स का हो चुका है, तो मैं यहां पर अपनी पिक को लेकर जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मेरी यहां पर पिक है जॉश एमेट टू विन बाय नॉकआउट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है, बट जब से मैंने जॉश एमेट को टीजे डिलशॉ के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा कन्विंस हो चुका हूं कि जॉश एमेट फाइट को ले लेगा। बट ओवरऑल जब हम देखते हैं तो यूसुफ जलाल एक काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो काफी टेक्निकल भी है और सबसे इंप्रेसिव चीज उसकी ये लगी है कि 3 बैक टू बैक लॉसेस लेने के बाद, जिसमें इलिया टुपुरे का भी लॉस पड़ा है, उसके बाद से यूसुफ जलाल ने बहुत अच्छी फाइट्स की हैं। बट यहां पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जॉश एमेट इस रन को स्टॉप करने वाला है, जहां पर आई थिंक सो कि वो अपना सबसे पावरफुल शॉट यानी कि ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करने वाला है और यूसुफ जलाल को नॉकआउट कर देगा। अब दोनों के अगर हम फाइट स्टाइल को देखें तो यूसुफ जलाल एक टेक्निकल फाइटर है और जॉश एमेट के अगेंस्ट उसके पास हल्की सी रीच की एडवांटेज है, तो कैसे भी करके उसे जॉश एमेट को डिस्टेंस क्लोज करने नहीं देना है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो फाइट को विन कर सकता है। ऑल्सो यूसुफ की ग्राउंड गेम भी थोड़ी सी बेटर हो रही है, जहां पर वो बैक टू बैक विंस को लेता है बाय सबमिशन, वेयरएज जॉश एमेट की बात करें तो वो एक वाइड स्टांस के साथ हाई प्रेशर को मेंटेन करने वाला है और हमेशा देखने वाला है वो ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करने के लिए। जॉश एमेट का हम बोल सकते हैं कि वो एक ब्रॉलर है, तो अगर यहां पर यूसुफ जलाल उसके साथ ब्रॉल करने का देखता है तो आई एम टेलिंग यू गाइस जॉश एमेट के पास बहुत ज्यादा जोश पड़ा है जिससे कि वो वन पंच अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे। और यहां पर मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यूसुफ जलाल के पंच कॉम्बिनेशंस तो काफी अच्छे हैं, बट जब वो कोई सिंगल पंच को थ्रो करता है लाइक जैब ले लो, तो वो उसका बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट में आता है और इसी के साथ जो उसका सबसे हैवी वेपन है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट
ओपोनेंट को हर्ट करता है वो उसकी अपने ओपोनेंट के ऊपर नी लैंड करने की एबिलिटी है। और यहाँ पर मैं मेनली इसी रिस्क को ले रहा हूँ क्योंकि जॉश एमेट अपने ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करते हुए अपने हेड को डिप करता है और काफी चांसेस हैं कि यहाँ पर यूसुफ अपनी नी को थोड़ा सा टाइम करने का देखेगा, जिधर अगर तो वो टाइम कर लेता है तो हाँ वो जॉश एमेट को हर्ट कर देगा, बट अगर वो इसको टाइम नहीं कर पाया तो जैसे मैंने कहा जॉश एमेट उसे नॉकआउट करने वाला है। तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ राउंड 2 नॉकआउट बाय जॉश एमेट। वेयर इज अ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट। तो ये फाइट एक ऐसी फाइट है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फाइट ऑफ द नाइट बनेगी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लाइट हेवीवेट फाइट बिटवीन यिरी प्रोहास्का एंड खलील राउंट्री। दोनों ही फाइटर्स बहुत ज्यादा इंसेन फाइटर्स हैं और इनकी फाइट्स हमेशा ब्रूटल रहती हैं और यहाँ पर भी यही होप है कि ये दोनों फाइटर्स वॉर जाने वाले हैं। और बेशक यहाँ पर तुम किसी भी फाइटर को पिक करो विन करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे हमें एक इंसेन फाइट देखने को मिलने वाली है। बट इसी के साथ अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ यिरी प्रोहास्का टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 3 नॉकआउट। काफी लोग खलील राउंट्री की लास्ट फाइट देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे जहां पर जमाल हिल को उसने पूरा ही फ्रस्ट्रेट कर दिया था। खलील राउंट्री पूरा टाइम बैकफुट में रह रहा था और जमाल हिल को आने दे रहा था अपने ऊपर। जैसे ही जमाल हिल कोई भी गलती कर रहा था खलील वहां पर उसे एकदम से काउंटर करके नॉकडाउन कर दे रहा था। बट यहाँ पर इस स्टाइल को लेकर प्रॉब्लम ये है कि ये चीज यिरी प्रोहास्का के अगेंस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यिरी प्रोहास्का फ्लैट फुटेड नहीं है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहता जैसे कि जमाल हिल रह रहा था। वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और जिस वे से वो मूव करता है वो प्रोबेबली लाइट हेवीवेट डिवीजन की सबसे वियर्ड मूवमेंट है जिसे मिमिक करना या फिर उसके लिए ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर यहाँ पर खलील ने ये गेम प्लान बनाया कि वो जस्ट लाइक जमाल हिल बैक फुट में रहकर फाइट करने की देखेगा तो आई थिंक सो ये उसे बैक फायर करने वाला है, क्योंकि यिरी की हमने लास्ट फाइट में देखा था कि जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है यानी कि उसका डिफेंस, वहां पर भी उसने इंप्रूवमेंट की है। जिधर वैसे तो यिरी प्रोहास्का स्टिल अपने हाथों को नीचे ही रखता है, बट जब उसकी हेड मूवमेंट की बात करते हैं तो हमने जमाल हिल की ही फाइट में देखा था कि यिरी प्रोहास्का ने वहां पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। तो ऐसा भी नहीं है कि खलील राउंट्री डायरेक्टली उसके ऊपर पंचेस को लैंड करने ही वाला है। मुझे लगता है कि फाइट में यिरी प्रोहास्का इंटेंस प्रेशर को डालने वाला है खलील के ऊपर, जहां पर अब खलील राउंट्री बस काउंटर शॉट्स पे ही रिलाई नहीं कर पाएगा, बट यिरी को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखने के लिए उसे खुद की पहली स्ट्राइक्स को थ्रो करना पड़ेगा। और यहीं पर यिरी प्रोहास्का के ऑकवर्ड स्टाइल से मूवमेंट आती है, उसकी अजीब पोजीशन से उसके पंचेस आते हैं और ये चीज खलील को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाली है। पर इसी के साथ गाइस खलील की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो हर एक फाइट में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। आई मीन उसने एलेक्स परेरा को भी हेल्थ दे दिया था एक टाइम पर, तो वो सेम यिरी के साथ भी कर सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा यिरी प्रोहास्का स्टिल अपने हाथों को नीचे ही रखेगा, तो अगर यहाँ पर जमाल हिल परफेक्ट टाइम से अपने कोई लेफ्ट पंच को लैंड कर दे तो वो यिरी प्रोहास्का को हर्ट या फिर नॉकआउट भी कर सकता है। पर ये बोलने के बाद जो मेन रीजन है जिससे मैंने यिरी प्रोहास्का को पिक किया है वो है कि यिरी प्रोहास्का वॉर्स में ज्यादा टेस्टेड है, यानी कि उसकी किसी भी फाइट को उठा लो वो हर फाइट में ब्रॉल करता है, वो हर फाइट में हर्ट होता है, बट हमेशा उसने कमबैक किया है और अपने ओपोनेंट्स को और भी ज्यादा हर्ट किया है। और ये पर्टिकुलर चीज खलील राउंट्री से थोड़ी सी मिसिंग है। ऑफ कोर्स उसने एलेक्स परेरा के साथ बहुत अच्छी फाइट की थी, वो एक वॉर गया था, बट फिर वो ब्रेक होता हुआ दिखा। बट ये चीज हमने अभी तक यिरी प्रोहास्का से नहीं देखी है, जहां पर ग्लोवर टेशेरा की ही फाइट को उठा लो वो फाइट को क्लियरली लूज कर रहा था, बट फिर भी एक टाइम पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो ब्रेक हुआ है। और एंड में क्या होता है, वो एक क्रेजी सबमिशन को पुल ऑफ करके फाइट को विन कर जाता है। यही सेम चीज अलेक्जेंडर रैकिज की फाइट में भी ले लें, जहां पर पहले राउंड में अलेक्जेंडर रैकिज ब्रूटल बीटिंग को पुट ऑन करता है, बट फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स यिरी प्रोहास्का अपना कमबैक करता है एंड वी नो कि वो फाइट को कैसे विन किया था। तो समवट मेरा यहां पर मतलब है कि यिरी प्रोहास्का ज्यादा बैटल टेस्टेड है और जो उसका हाईली अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, बहुत ज्यादा वियर्ड स्टाइल है, वो खलील राउंट्री को ट्रबल देने वाला है और फिर मे बी राउंड 2 या फिर राउंड 3 में यिरी प्रोहास्का खलील को फिनिश करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब को मेन इवेंट पे चलते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली वर्सेस कोरी सैंडहैगन के बीच में। अब मिराब एज अ फाइटर की हाइप है कि वो फाइट करने वाला है, बट मिराब वर्सेस कोरी फाइट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इसकी इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनी है और इसका सोलली ये रीजन लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सब बिलीव करते हैं कि मिराब दिलिशवली कोरी सैंडहैगन को बीट करने वाला है। तो नॉट गोना लाई, मेरी भी यही थिंकिंग है, जहां पर फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है मिराब दिलिशवली टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मिराब की तुम स्ट्राइकिंग को काउंटर कर लोगे उसे आउट स्ट्राइक करके, तुम उसकी रेसलिंग को काउंटर कर लोगे उसे आउट रेसल करके, बट मेन यहां पर प्रॉब्लम है कि मिराब के कार्डियो को कैसे काउंटर करोगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज कोई पोजेस ही नहीं करता है। मिराब जैसा कार्डियो किसी के पास भी नहीं है पूरी बैंटवेट डिवीजन में। तो दी ओनली वे जो रहता है जिससे कि मिराब बीट हो सकता है वो है कि अगर मिराब को कोई अर्ली नॉकआउट कर दे। अब इस फाइट में ये चीज
होते हुए देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहां पर कोरी सैंडगन मिराब को अर्ली नॉकआउट कर दे। और इसीलिए फिर जब ओवरऑल फाइट की बात करते हैं तो वी नो कि मिराब दिलिशवली राउंड 2 के एंड के बाद और ज्यादा स्पीड को पकड़ने वाला है। और जैसे कि बाकी ओपोनेंट्स का हम बोल सकते थे, मुझे नहीं लगता कि कोरी सैंडगन मिराब की पेस को मैच कर पाएगा। हर जगह मिराब बहुत ज्यादा वाइल्ड है, वो फाइट करता हुआ हमेशा मूव करते रहता है, हॉप करते रहता है, बट फिर भी उसका कार्डियो ओवर ही नहीं होता है। वेरएस उसकी स्ट्राइकिंग की बात कर लें या फिर ग्रैपलिंग की बात कर लें तो ये नहीं बोल सकते कि मिराब की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकिंग या फिर वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलिंग है, बल्कि ऐसा कभी कभार लगता है कि उसकी दोनों चीजें बहुत एवरेज हैं। बट कार्डियो मिलाकर जब उसकी स्ट्राइकिंग मैच होती है और फिर ग्रैपलिंग भी मैच हो जाती है, ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो मिराब पूरा अनस्टॉपेबल बन जाता है, जहां पर ऐसा लगता है कि कोई उसे बीट कर ही नहीं सकता। अब कोरी सैंडगन के साथ फाइट में भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर हाँ यहाँ पर पहले के 2 राउंड्स बहुत ज्यादा ट्रिकी रह सकते हैं, क्योंकि कोरी सैंडगन के पास वो फ्लाइंग नहीं है। और अगर यहाँ पर मेरा वाइल्ड वे से उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है तो हाँ यहाँ पर कोरी सैंडगन फ्लाइंग नी को कनेक्ट करके मिराब को नॉकआउट कर सकता है। बट ये चीज प्रैक्टिकली होते हुए दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मिराब जब फॉरवर्ड मूव करेगा अपने ओपोनेंट को प्रेशर करने के लिए तो फिर उसके ओपोनेंट्स के अटैक बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स उसका कार्डियो प्ले करने लग पड़ता है, जहां पर बार बार टेक डाउन्स को डिफेंड करना, बार बार पंचेस को ब्लॉक करना और फिर मिराब से प्रेशर को भी रिलीज करना। इससे फाइटर बहुत ज्यादा थक जाता है और एंड में मिराब फाइट को विन कर जाता है। अब कोरी ने जब उमार के साथ फाइट की थी तो वहां पर कोरी ने बहुत अच्छा ग्रैपलिंग डिफेंस दिखाया था। वो इवन जब टेक डाउन होने के बाद ग्राउंड में भी जा रहा था तो वहां पर भी वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुका था, बल्कि वो वापस खड़ा हो जा रहा था। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के राउंड्स में मिराब की मेजॉरिटी टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले, बट फिर से वही बात आ जाती है कि राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 कोरी मिराब के कार्डियो को कैसे बीट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे मेजॉरिटी लोगों को लग रहा होगा कि मिराब फाइट को विन कर रहा है, तो मैं भी यहाँ पर सेम ही बिलीव करता हूँ कि मिराब फाइट को विन करने वाला है। अब मिराब का कहना है कि वो फाइट को फिनिश करेगा, ये चीज में भी मुश्किल हो कोरी सैंडगन के साथ। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में सेफ बेट है कि मिराब दिलिशवली फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, तो ये रीमैच होने वाला है बिटवीन लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा। पहली फाइट से दोनों फाइटर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा, दोनों को पता है कि उन्हें क्या करना है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस बार ये फाइट डिसीजन जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक साइड एलेक्स परेरा है जो इस बार डेफिनेटली पहले की फाइट से तो बहुत डिफरेंट फाइट करने वाला है, वो ज्यादा एग्रेसिव होगा। और जैसे कि हमें पता है कि उसने लास्ट फाइट में बहुत ही कम पंचेस को थ्रो किया था, वो जो उसका लेफ्ट हुक है वो तो गायब ही लगा था पूरा टाइम। बट इस बार ये कंफर्म मानो कि एलेक्स परेरा ज्यादा चांसेस को लेगा, वो मैगोमेड अंकलाएव को नॉकआउट करने के लिए ज्यादा रिस्क लेगा। बट यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये ज्यादा रिस्क लेने की वजह से कहीं मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स को ही ना नॉकआउट करते। बट हाँ, यहाँ पर एलेक्स परेरा ज्यादा चांस को लेने वाला है, और हम सब जानते हैं कि एलेक्स परेरा के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है, जहां पर अगर तो वो अपने लेफ्ट हुक से अंकलाएव को कैच कर लेता है तो मैगोमेड अंकलाएव नॉकआउट होने वाला है। दूसरी साइड अगर मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एलेक्स परेरा ही नॉकआउट कर सकता है अंकलाएव को, बट इवन अंकलाएव के पास भी इनफ पावर है कि वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर दे। यह हम लास्ट फाइट में देख चुके हैं कि वो एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। अब वहां पर तो राउंड ओवर हो जाता है, बट इस बार मिड ऑफ द राउंड में अगर अंकलाएव एलेक्स को हर्ट कर देता है तो क्या फिर एलेक्स परेरा सरवाइव कर पाएगा? अब ऑब्वियसली सारे रेफरेंसेस लास्ट फाइट के कंपैरिजन में ही रहने वाले हैं। तो एक चीज जो लास्ट फाइट में एलेक्स ने बहुत अच्छी की थी वो था उसका टेक डाउन डिफेंस, जहां पर जितना मुझे याद आ रहा है तो मोर देन 10 टाइम्स मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स को टेक डाउन करने की ट्राई करता है, बट एलेक्स ने उसे हमेशा फेल किया था। तो ये बहुत अच्छा था उसकी तरफ से, और इस रीमैच में भी मुझे लगता है कि मैगोमेड अंकलाएव डेफिनेटली टेक डाउन्स को शूट करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर एलेक्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली उसे ज्यादा एग्रेसिव होना है, बट इसी के साथ उसे केयरफुल भी रहना है कि अचानक से कहीं अंकलाएव उसके ऊपर टेक डाउन को ना शूट कर दे। ऐसा नहीं है कि अंकलाएव इस रीमैच में भी एलेक्स को ग्राउंड में लेके नहीं जा पाएगा, बट लाइक फर्स्ट फाइट में भी इस बार हो सकता है कि मैगोमेड अंकलाएव स्टार्टिंग के ही राउंड से एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करे। एलेक्स परेरा इस बार एग्रेसिव आने वाला है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसकी सारी एग्रेसिवनेस को अर्ली ही खत्म कर दिया जाए, उसे टेक डाउन करके। मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो एक तो वो साउथपा फाइटर है और हमेशा से साउथपा फाइटर्स के अगेंस्ट एलेक्स को थोड़ी सी ट्रबल आई है, बट जो मेन चीज मैगोमेड अंकलाएव ने लास्ट फाइट में इंप्रेसिव की थी वो था एलेक्स परेरा को कंप्लीटली ही शट डाउन कर देना। ओवरऑल अगर तुम पूरी फाइट का कंक्लूजन निकालोगे तो यही चीज सबसे ज्यादा क्लियर थी कि मैगोमेड अंकलाएव ने एलेक्स को पूरा टाइम बैक फुट पे रखा, उसके ऊपर फुल ऑन प्रेशर को डाला। अब बेशक वो अपने टेक डाउन्स को फेल कर रहा था, बट उससे अंकलाएव का
प्रेशर और ज्यादा पड़ गया एलेक्स के ऊपर और समवट ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था देखना कि एलेक्स परेरा कंप्लीटली ही शट डाउन पड़ गया है, वो ज्यादा अपने हैवी शॉट्स को थ्रो कर ही नहीं रहा है। इसके साथ एक और चीज मुझे अंकल आइव की शॉकिंग लगी कि यान ब्लोविच की फाइट में तो उसकी लेग बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, बट एलेक्स परेरा की फाइट में जहां पर लग रहा था कि उसकी लेग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट सरप्राइजिंगली मैगोमेड अंकल आइव ने इन लेग किक्स को बहुत अच्छे से ले लिया था। तो ये सारी स्टोरी बोलने के बाद मेन बात आती है प्रिडिक्शन की, और ये मेरे लिए काफी टफ चॉइस है, बट मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ एलेक्स परेरा टू विन बाय नॉकआउट। अब ज्यादा मैं यहाँ पर अपनी दिल की सुन रहा हूँ, बट फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी फील आ रही है कि एलेक्स परेरा इस बार ज्यादा एग्रेसिव है, तो वो अंकल आइव को रियली हर्ट कर सकता है अगर वो अपनी फ्लो स्टेट में चले जाए। और मुझे ये चीज अर्ली लग रही है, यानी कि पहला राउंड या फिर मे बी सेकेंड राउंड में एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकल आइव को कैच कर ले, वही अपने लेफ्ट हुक से, और उसे नॉकआउट कर दे। अब ऑब्वियसली ये काफी मुश्किल है करना, क्योंकि जिसे नहीं पता मैगोमेड अंकल आइव की काउंटर गेम भी बहुत अच्छी है, बट क्योंकि जैसे कि लास्ट फाइट में एलेक्स परेरा ने ज्यादा कुछ थ्रो नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि मैगोमेड अंकल आइव इस रीमैच में ज्यादा कॉन्फिडेंट वे से अटैक करे, और वहीं पर एलेक्स परेरा के पास अपॉर्चुनिटी है उसे काउंटर करके नॉकआउट करने की। इसके साथ एक और चीज है कि बेशक एलेक्स परेरा ने लास्ट फाइट में लो लेग किक से मैगोमेड अंकल आइव को ज्यादा हर्ट नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली अबैंडन कर दे, बल्कि रीमैच में भी उसे यही लेग किक्स को थ्रो करना है, क्योंकि लेग किक्स बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहती हैं। कभी कभार फ्यू ही लेग किक्स में ओपोनेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो एलेक्स को यहाँ पर सेम लेग किक्स को थ्रो करना है। बट डिफरेंस मेरी ओपिनियन में यह है कि इस बार एलेक्स परेरा को बस लेग किक को थ्रो करके रुकना नहीं है, बल्कि उसे फॉलो अप करना है अपने पंचेस से। लास्ट फाइट में भी हम देखते हैं जहां पर एलेक्स परेरा लो लेग किक को थ्रो करता है और फिर एकदम से अंकल आइव के ऊपर हेड किक को थ्रो कर देता है, जो बेशक पार्शियली लैंड हुई थी, बट फिर भी अंकल आइव थोड़ा सा हर्ट हो गया था, वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ा था। ज्यादा मुझे याद नहीं है, बट वो डेफिनेटली एक क्रूशियल मूवमेंट थी एलेक्स परेरा के लिए। तो ये मुझे लगता है कि इस रीमैच में एलेक्स को जल्दी करने की जरूरत है, बट जो मैंने प्रेडिक्शन दी है वो कंप्लीटली मुझे बैकफायर कर सकती है, और ऐसा हो तो वो मैं देख भी सकता हूं कि हो सकता है जहां पर जस्ट लाइक इजराइल अदसानिया की फाइट एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव चले गया है, वो अपने लेफ्ट हुक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, और बूम एकदम से मैगोमेड अंकल आइव उसे काउंटर करके कंप्लीटली नॉकआउट कर दे रहा है। एलेक्स परेरा इस बार काफी एग्रेसिव लग रहा है मुझे कि होगा, तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली नॉकआउट होने वाला है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी सारी प्रेडिक्शंस। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम सबकी क्या प्रेडिक्शंस हैं इस पूरे कार्ड को लेकर। क्या तुम्हें लगता है कि एलेक्स परेरा इस रीमैच में मैगोमेड अंकल आइव को नॉकआउट करने वाला है, या फिर मैगोमेड अंकल आइव एक और बार एलेक्स परेरा को बीट करने वाला है?